हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसपीएचसीएल यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन के बारे में, यानी पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए थे उस क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है और इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज को जो है डिस्कस करेंगे। जनरल नॉलेज में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 10 प्रश्नों को जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेन के साथ, और एक्सप्लेन जो है हिंदी में किया गया है तो स्टूडेंटों को दिक्कत नहीं होगा। एक्सप्लेन किस प्रकार से किया गया है आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इस वीडियो को जो है पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। अपवाही न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और ग्लैंड्स जैसे प्रभावों तक आवेश संचारित करते हैं। इस न्यूरॉन्स को और क्या कहा जाता है, यानी कि अपवाही न्यूरॉन्स जो है इसको दूसरे नाम में क्या कहा जाता है या इनका दूसरा नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। आपको ऑप्शन में दिया गया है मोटर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। हम सबसे पहले जानेंगे एफरेंट्स न्यूरॉन्स किसे कहते हैं, यानी अक्वायर्ड न्यूरॉन्स किसे कहते हैं। इनके बाद जो है तंत्रिकी केंद्रीय तंत्रिकी तंत्र के बारे में जानेंगे। उनके बाद इनके अफाइन न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्रीय तंत्रिकी तंत्र को सीएनएस कहा जाता है। आपको प्रश्न में जो है सीएनएस भी दिया जा सकता है। इसे सीएनएस को जो है सेंट्रल नर्वस कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संदेश को मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाते हैं, जिससे शारीरिक गतिविधियों और प्रक्रियाओं को नियंत्रण किया जा सके। अफवाही न्यूरॉन्स की जो विशेषताएं हैं वो है संरचना कार्य। अफवाही न्यूरॉन्स में एक बड़ा सेल बॉडी और एक लंबा एक्सॉन और कई डेंड्राइट्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स मांसपेशियों को संकुचन के लिए उत्तेजित करते हैं, जिससे शारीरिक गतिविधियां संभव होती है। इनकी जो कार्य प्रणाली है जैसे संदेश संचार और साइनेपेस। अफवाही न्यूरॉन्स मस्तिष्क से इलेक्ट्रिक इम्पल्स को मांसपेशियों तक पहुंचाते हैं, जिससे वे संकुचित होती है। अफवाही न्यूरॉन्स के अंत में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जो अगली कोशिकाओं को उत्तेजित करती है। इनके जो प्रकार हैं, जो अफवाही न्यूरॉन्स हैं, इनके जो प्रकार हैं वो है अल्फा मोटर न्यूरॉन। ये सीधे मांसपेशियों को इन्वेक्ट करते हैं और संकुचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। गामा मोटर न्यूरॉन्स ये मांसपेशियों के लिए स्पिंड में पाए जाते हैं और मांसपेशियों के संवेदनशीलता को नियंत्रण करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की भूमिका। अफवाही न्यूरॉन्स को जान चुके हैं, अब जो है केंद्रीय तंत्रिकी तंत्र के बारे में जानते हैं। संवेदनाओं और संवेद। अफवाही न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संवेदी न्यूरॉन्स से जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। स्वायत्त कार्य। ये न्यूरॉन्स स्वायत्त तांत्रिक तंत्र के हिस्से के रूप में भी कार्य करते हैं, जो अनैच्छिक शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अफवाही न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिकी तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो शारीरिक गतिविधि और प्रक्रिया को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके सही कार्य से ही शरीर की गतिविधि और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अफवाही न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिकी तंत्र से मांसपेशियों और ग्लाइंड्स जैसे प्रभावों को आवेश संरचित करते हैं, और इस न्यूरॉन्स को जो है मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये जो प्रश्न है, अफवाही न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिकी तंत्र के मांसपेशियों और ग्लैंड जैसे प्रभावों तक आवेग संरचित करते हैं। इस न्यूरॉन्स को और क्या कहा जाता है। अफवाही न्यूरॉन्स का जो है दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। आपको एग्जाम में इस प्रकार के सेंटेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि अफवाही न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है, या इनमें से क्या कहा जाता है, या इनका दूसरा नाम क्या है, या इसे किस नामों से जाना जाता है। तो इसे जो है मोटर्स न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा? लोथल, हड़प्पा, आलमगिरीपुर, मोहनजोदारो। पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर जो स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख जो शहर है उसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो एक स्थल है जिसे शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये मोहनजोदड़ो का ही है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है, यानी कि यहाँ जो सबसे बड़ा जो भवन है, ये भवन है, ये लगभग 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्न भंडार, यानी जो सबसे बड़ा जो भवन है उस भवन में क्या रखा जाता है? अन्न रखा जाता है, यानी अनाज रखा। पंजाब में हड़प्पा और सिंधु में मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित। पंजाब में क्या है? हड़प्पा है, और सिंध में मोहनजोदड़ो
ये जो वर्तमान में किस जगह पे स्थित है वो है पाकिस्तान। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के विखायत बंदरगाह शहर था जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आलमगिरीपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिला में स्थित है। लोथल आपसे पूछा जाए तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, और आलमगिरीपुर अगर पूछा जाए तो ये जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। हड़प्पा पंजाब में स्थित है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। गुजरात, हड़प्पा पंजाब, आलमगिरीपुर जो है ये यूपी के मेरठ जिले में है, और मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2017 में भारत में वेब 4 से संबंधित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के लिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान की वैधानिक की दोबारा जांच करने के लिए सहमत हुआ? आईपीसी धारा 176 और सीआरपीसी धारा 189, आईपीसी धारा 307 और सीआरपीसी धारा 145, आईपीसी धारा 343 और सीआरपीसी धारा 197, आईपीसी धारा 497 और सीआरपीसी धारा 1982 किस आर्टिकल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है दोबारा जांच करने के लिए सहमत हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दिसंबर 2017 में भारत में वेब 4 से संबंधित अनुच्छेद आईपीसी धारा 497 और सीआरपीसी धारा 1982 के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है संवैधानिक की वैधता की दोबारा जांच करने के लिए सहमत हुआ। आईपीसी की धारा 497 में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया कि अगर कोई मर्द किसी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो पति की शिकायत पर इस मामले में पुरुष को अडल्ट कानून के तहत आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 1982 की तहत पति की अनुपस्थिति में महिला की देखभाल करने वाला व्यक्ति कोर्ट की इजाजत से पति की ओर से शिकायत कर सकता है। अंग्रेजों ने साल 1860 में आईपीसी धारा 497 की तहत विवाहित संबंधों को अपराध घोषित किया था। 198 में केवी रेवती बनाम भारत संघ मामलों में दो जजों की बेंच ने इस कानून में लैंगिक भेदभाव की बात को खारिज किया और कहा कि इस कानून में पुरुष ही व्यभिचार का दोषी हो सकता है। 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि एडल्टी को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और इसे जुर्म होना भी नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या भारत के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हेतु योग्य हैं? हाँ, भारत संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार नहीं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार नहीं, भारत के संविधान अनुच्छेद 67 के अनुसार हाँ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार। यहाँ पे आपको आर्टिकल दिया गया है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो दूसरे कार्यकाल के लिए यानी कि दूसरे चुनाव के लिए योग्य हैं या नहीं है। तो हाँ, भारत संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव योग्य है, यानी वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित यानी री इलेक्शन की पात्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हित में होती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचित मंडलों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य के दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार मिलेगा। जो दो ऐसे राज्य हैं, एक तो आपका दिल्ली हो गया, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, इनके जो विधानसभा है ये अलग है, बाकी के एक है, ये जो दो स्टेट है इनके जो है विधानसभा अलग है, और जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा है इनको भी ये मौका दिया जाएगा आगे कि वो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचित मंडलों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचित के तरीके का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को प्रभावित बहुमत से पारित राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति व्यक्त की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आप जान गए कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह दूसरे कार्यकाल के लिए जो दूसरे चुनाव है, जो रीजनल इलेक्शन होता है, उनके लिए वो योग्य है या नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। दो बड़े भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का एक सामान्य क्षेत्र समुद्र और अन्यथा रूप से अलग किया गया।
किस नाम से जाना जाता है? एक भूमि है और ये दूसरा भूमि है। इन दोनों को जोड़ने वाला या एक सकाय क्षेत्र समुद्री द्वारा अन्यथा रूप से इनको जो है अलग कर दिया गया है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? जल संधि, प्रायद्वीप, थल संधि, द्वीप। दो बड़े भूमि क्षेत्र को जोड़ने वाला भूमि का एक संक्रिय क्षेत्र होता है जो समुद्र द्वारा अन्यथा रूप से अलग किया जाता है, जिसे थल संधि कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यही भी मिल गया, थल संधि। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जल संधि क्या है? जल संधि पानी के एक तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है तथा दो स्थल खंडों को अलग करते हैं, जैसे कि जिब्राल्टर व मक्का जल संधि का उदाहरण यहाँ पे आप ले सकते हैं। प्रियाद्वीप एक स्थलीय रूप है जो मुख्य भूमि से विस्तृत है, अधिकांश भाग जो है जल से घिरी होती है किंतु इसकी सभी सीमाओं पर नहीं। ये जो है स्थल पे होता है और बाकी के जो क्षेत्र होते हैं यानी कि 70% आप क्षेत्र इनको कह सकते हैं कि वो जल से घिरी होती है, लेकिन बाकी क्षेत्र जो है सीमाओं से नहीं होती है। द्वीप जो है स्थल खंड के एक ऐसे भाग हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। आकार में द्वीप छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। जिब्राल्टर जल संधि में स्पेन और मोकोरो भूभागों को अलग करती है और अंत महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पनामा नहर अल्टीका महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, थल संधि। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश और सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला प्रदेश बना? लक्षद्वीप, पुडुचेरी द्वीप, निकोबार द्वीप समूह। मार्च 2018 में द्वीप जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का ये पहला प्रदेश बना है। सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाले भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है द्वीप है। द्वीप मात्र 3 वर्षों में देश का पहला नवीकरणीय ऊर्जा अधिशेष केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सौर ऊर्जा सूर्य की प्रकाश से बिजली में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। द्वीप ये कुल 13 मेगावाट बिजली सोलर पावर का उत्पन्न करता है, जिसमें से 3 मेगावाट बिजली छतों पर लगे गए सोलर प्लांट और 10 मेगावाट अन्य सोलर प्लांट से उत्पादित किया जाता है। वर्ष 2015 में केरल और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से सौर ऊर्जा का संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया। आपको एग्जाम में जो है पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा भारत का एयरपोर्ट है जो कि दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित करने वाला बना है। वो आपका होगा केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव मोढेरा को भारत का पहला ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। पहला गांव पूछा जाए तो ये है गुजरात के मेहसाणा जिले के एक मोरेठा गांव। वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पन्न के क्षेत्र में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। 2018 में जो है पहला प्रदेश जो बना वो द्वीप बना है और अभी के जो टाइम है यानी 2024 जो सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला जो राज्य है वो राजस्थान का है। पहला स्थान राजस्थान का है। आपको गांव पूछा जाए तो गुजरात के मेहसाणा जिले के मोरेठा गांव। अगर एयरपोर्ट पूछा जाए तो एयरपोर्ट 2015 में किया गया था केरल के कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्वीप। ये 3 मेगावाट जो है जो छतों पे सोलर जो लगाया जाता है उससे जनरेट करता है और 10 मेगावाट अन्य सोलर से ये उत्पादित करता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, सतलुज। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। ठीक है, हीराकुंड बांध आपको पूछा जाए कि कहाँ बनाया गया है तो आंसर होगा आपका उड़ीसा। वर्ष 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे लंबी नदी बांध था। अगर पूछा जाए कि महानदी पर निर्मित कौन सा बांध है तो वो है हीराकुंड। ये कब निर्मित किया गया था? 1957 ईस्वी में। ये उस समय का जो है सबसे लंबा बांध था। नागार्जुन सागर बांध पे कृष्ण नदी पर बनाया गया। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्ण नदी पर बनाया गया। जैकावाड़ी बांध भारत के महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के पैठान तहसील में गोदावरी नदी पर एक बांध है। जैकवाड़ी बांध, अगर जैकवाड़ी बांध का जिक्र पूछा जाए तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो पैठन है उसके जो तहसील है गोदावरी नदी पर इसको बनाया गया है। जैकवाड़ा नदी को एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी के बांधों में से एक माना जाता है। ये मिट्टी के बांध से बनाया गया है और ये एशिया का सबसे बड़ा बांधों में से एक है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अगर दक्षिण गंगा का जिक्र किया जाए एग्जाम में तो वो है गोदावरी नदी। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाने के कारण
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोविंद नागर नामक झील का निर्मित हुआ है। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाने के कारण या कौन सी बांध बनाने के कारण हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले के गोविंद सागर नामक झील का निर्माण हुआ? तो वहां कौन सा बांध पूछा जा रहा है, तो भाखड़ा बांध। अगर वहां पे आपको पूछा जाए कि कौन सा झील का निर्माण हुआ, तो गोविंद सागर नामक झील का जो है वहां पे निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, महानदी। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा अंतरण माध्यम से पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है? कंडक्शन, मॉड्यूलेशन, विकिरण, कन्वेक्शन। विकिरण ऊर्जा अंतरण माध्यम से पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म होता है। कंडक्शन, आणविक टकराव के माध्यम से किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा का हस्तांतरण है। पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा हस्तांतरण पदार्थ में मौजूद अणुओं के कंपन के कारण होता है। जब हम गैस स्टोव पर फ्राई पैन रखते हैं तो आंच बर्तन को गर्म कर देती है। ये इसका उदाहरण है कंडक्शन का। मॉड्यूलेशन क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कम फ्रीक्वेंस और सिंगल को अधिक फ्रीक्वेंस के सिंगलों में बदलता है। यानी मॉड्यूलेशन जो है फ्रीक्वेंस को कम और ज्यादा करता है। मॉड्यूलेशन डिजिटल सिंगल को एनालॉग के रूप में बदलने की प्रक्रिया है। कन्वेक्शन ऊष्मा के हस्तांतरण या संरचना की एक विधि है जिसमें एक तरल पदार्थ गैस, द्रव या प्लाज्मा के अणुओं के संग्रम हस्तांतरण द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। ठोस में कन्वेक्शन संभव नहीं है, किंतु तरल पदार्थ में कन्वेक्शन ऊष्मा के हस्तांतरण की एक मुख्य विधि है। एयर कंडीशनर मानव निर्मित कन्वेक्शन का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए किस आयोग को प्रतिस्थापित करने हेतु NITI आयोग का गठन किया, यानी नीति आयोग का गठन किया है? NITI का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कीजिएगा। लोरा समिति, योजना आयोग, वित्त आयोग, सह आयोग। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है योजना आयोग। ठीक है, भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग का गठन किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। इनका जो है थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं। भारत सरकार अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए NITI आयोग का गठन किया है। नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। केंद्रीय मंडलों का एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो आपको नीति आयोग का जो है गठन कब किया गया, ये प्रश्न आएगा। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो इनके अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष है वो है श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। इनके जो प्रथम और अभी जो करंट में है वो है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जो सीईओ है वो भारत सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी होते हैं। नीति आयोग का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है श्री अमिताभ कांत थे, और वर्तमान में नीति आयोग का जो है उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। वर्तमान के नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी यानी श्री जो सीईओ है वो है श्री BVR सुब्रमण्यम। लोढ़ा समिति के उद्देश्य भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से है, यानी BCCI से में सुधार और कार्यवंत योग कार्रवाई का विश्लेषण और सिफारिश करना। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगांडिया है। आपको वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 280(1) के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया। आपको वर्तमान में 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो है डॉक्टर अरविंद पनगांडिया। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीजों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे एक प्रश्न आपको जरूर देखने को एग्जाम में मिलेगा। सूची 1 में अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित अधिकारियों में से सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मेल करे। यानी सूची 1 जो है और सूची 2 जो है इन दोनों में मैच करना है। जैसे वजीर का क्या काम था वो टिक करना है, मीर बख्शी का क्या काम था वो टिक करना है, मीर समन का क्या कार्य था वो करना है, प्रमुख गाजी कौन थे या उनका क्या काम था वो आपको टिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यानी वजीर का राजस्व विभाग का प्रमुख। एक पॉइंट को हम बता देते हैं और इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको कमेंट में बताना है।
मीर बख्शी का जो कार्य था वो था सेना का प्रमुख का, यानी द हेड ऑफ द मिलिट्री। इनका जो प्रमुख थे, सेना के जो प्रमुख, वो मीर बख्शी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट में बताना है।